I welcome you all to this next mind-boggling lecture of fluid mechanics. How are you all today? I hope कि आप लोगों ने कल जो हो लास्ट में जाते जाते ढेर सारी चीजें हमने कॉन्सेप्चुअली पढ़ी थी, बट मैंने आपको लिखने का टाइम नहीं दिया था. आई होप आपने रिकॉर्डेड लेक्चर से, मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर भी जल्दी अपलोड करवा दिए थे. आई होप आपने रिकॉर्डेड लेक्चर से उन चीजों को कंप्लीट कर लिया है. चलो आज एक बेहतरीन दिन की शुरुआत करते हैं और इतना ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगा आज प्रेशर के बारे में. किसके बारे में? प्रेशर के बारे में. देयर विल बी अ ह्यूज ऑर्डर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज गोइंग टू बी देयर. And after that we are going to solve so many beautiful number of numericals. तो आज बहुत जबरदस्त प्लानिंग है. तो yes, let us start. But before starting anything, एक बारी मुझे बस कमेंट बॉक्स में बता दो, because you know I'm taking the classes from Bhubaneswar. It's a new setup is there, some new setup is there. तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा there can be some things are there. तो एक बारी बस कमेंट बॉक्स में ये बता दो, Am I audible and visible to you guys? शुरू करें आज का क्लास. एक बारी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, Am I audible and visible to you guys? शुरू करें आज का क्लास. Come on. Tell me in the comment box. सब कुछ सही है? शुरू करें बच्चों. Are you guys ready? Yes, everything is fine. Okay, चलो बेटा फिर शुरू करते हैं आज का शानदार लेक्चर. वेरी गुड. कृष्णा शिवरमन, रुकेगा भी नहीं बेटा. अगर आप कॉन्टिन्यूसली प्रैक्टिस करोगे तो एक भी क्वेश्चन रुकेगा भी नहीं. ये मेरी मतलब आई एम टेलिंग यू ना. The only thing required is that you should work hard. Yes, everything is fine. चलो फिर let us start today's lecture. देखो, मुझे अभी आप लोगों को यूनिट 1 में बहुत सारे न्यूमेरिकल और थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स भी मुझे और बताने हैं, लेकिन अभी हम फ्रेश दिमाग से आए हैं. एकदम सुबह उठ के एकदम फ्रेश दिमाग से आए हैं, तो हमारी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बहुत हाई है. तो ऐसा करते हैं, प्रेशर से शुरुआत करते हैं. दैट इज फ्लूइड स्टैटिक्स से शुरू करते हैं. चलिए, लेट अस स्टार्ट विद यूनिट नंबर 2, दैट इज फ्लूइड स्टैटिक्स. ओके, नाइस बेटा. नाउ द क्लास इज स्टार्टिंग. बी हाईली अटेंटिव. And each and every lecture of fluid mechanics is actually exclusive and very very important. शुरू कर रहे हैं. देखिए बेटा, now the class is starting. Be highly attentive. अब बिल्कुल नहीं रुकेंगे. इधर देखिए. You know, जो सेकंड यूनिट है फ्लूइड मैकेनिक्स का, ये पहले यूनिट से भी थोड़ा ज्यादा लंबा है, बिकॉज इस यूनिट के ना 3 हिस्से हैं. देयर आर 3 पार्ट्स टू दिस यूनिट. So this unit, the name of this unit is known as fluid statics. तो पहले तो नाम को ही समझ लो भाई. स्टैटिक शब्द का ही मतलब है कि फ्लूइड मूविंग है, कि फ्लूइड रेस्ट पे है. फ्लूइड रेस्ट पे है. तो लगभग मुझे 15 से 20 घंटे के बीच में लग जाएंगे इस टॉपिक को पढ़ाने में. तो अगले 15-20 घंटे के लिए आप ये मान के चलिए कि जो भी टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं उसके अंदर फ्लूइड इज एट रेस्ट. तो फ्लूइड एक रेस्ट की परिस्थिति में क्या क्या कर सकता है, क्या क्या तबाही मचा सकता है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. सो बेसिकली इस चैप्टर के 3 पार्ट हैं. सबसे पहला पार्ट कहलाता है हाइड्रोस्टैटिक फोर्स. हाइड्रोस्टैटिक फोर्स से भी पहले हम आज की क्लास में सबसे पहले प्रेशर से पढ़ेंगे. प्रेशर पढ़ेंगे और फिर उसको मेजर करने के तरीके पढ़ेंगे. प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट, जिसे हम मैनोमेट्री कहते हैं. फिर हम हाइड्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ेंगे और आखिरी पार्ट है इस चैप्टर का, buoyancy and flotation.
बायंसी एंड फ्लोटेशन, बड़े ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है सारे के सारे। चलिए प्रेशर से शुरू करते हैं, प्रेशर मेजरमेंट की ओर। प्रेशर मेजरमेंट तो बहुत दूर की बात है भाई, लगभग मुझे 3-3.5 घंटे मुझे सिर्फ यही समझाने में लग जाएंगे कि प्रेशर आखिर है क्या, उसको देखते कैसे हैं। शुरू कर रहे हैं बेटा। तो अपने प्रिंट आउट में पेज नंबर 37 पे आ जाइए। लेट अस स्टार्ट विद प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट। लुक हियर, सबसे पहली सवाल तो यही है कि प्रेशर किसे कहते हैं? प्रेशर किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय प्रेशर? देखो बच्चों, इस देश में किसी भी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, जो भी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट निकल रहा है, अगर आप उससे ये पूछें कि प्रेशर क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, तो शीघ्र अतिशीघ्र उसके मुंह से कुछ और निकल ही नहीं सकता, ये गारंटी है। वो शीघ्र अतिशीघ्र तुरंत क्या बोलेगा? सर फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रेशर। सर फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रेशर। अब देखो, इसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है, बिकॉज हमें कॉलेज लाइफ से लेकर आज तक हर चीज का रट्टा मारना सिखाया गया है। और दूसरी तकलीफ ये है कि भाई मैथमेटिकल फॉर्मूले क्या क्या याद करने की कोशिश करते हो तुम, मैथमेटिकल फॉर्मूला। तो ये जो तुम बोल रहे हो कि प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, तो दोस्त ये भी तो क्या है? एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है। दिस इज अ मैथमेटिकल फॉर्मूला। लेकिन आप मुझे जानते हो बहुत अच्छे से। अब भैया कोई भी आपसे कुछ भी चीज पूछ रहा है तो वहां पर उसका मकसद मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है, बल्कि एक्चुअली व्हाट दे वांट टू नो इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस, द फील ऑफ प्रेशर। कि भाई प्रेशर आखिर होता क्या है, प्रेशर आखिर होता क्या है, प्रेशर आखिर होता क्या है। लुक हियर, तो मैथमेटिकल फॉर्मूला तो चलो देख लेंगे। चलो अब तुम लोग बोल ही रहे हो तो लिख भी देते हैं मैथमेटिकल फॉर्मूला। बल्कि बेटा जो ये आप बोलते हो ना फोर्स पर यूनिट एरिया, ये भी गलत है। बिकॉज असलियत में आपको बोलना चाहिए नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अगर आज के बाद से इंटरव्यू में अगर किसी को बोलोगे भी ना, तो हमेशा बोलना नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। वेरी गुड। यूनिट भी देख लेते हैं। देखो इसके एसआई यूनिट क्या होगा? इट इज गोइंग टू बी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं बच्चों? पास्कल बोलते हैं। दूसरी भाषा में इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पास्कल बोलते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो ये कोई मेरा एक सरफेस है, तो इस सरफेस के ऊपर अगर ये कोई एक फोर्स लग रही है, तो इस फोर्स पर यूनिट एरिया को प्रेशर नहीं बोला जाता है, बल्कि इस फोर्स का जो नॉर्मल कंपोनेंट होगा, दैट नॉर्मल कंपोनेंट पर यूनिट एरिया विल बी टर्म्ड एज प्रेशर। दैट नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया विल बी टर्म्ड एज प्रेशर। वेरी गुड। लेकिन सोचने और समझने वाली बात यह है कि हम लोग इंजीनियर्स हैं और हमें पता होना चाहिए यार प्रेशर क्रिएट कैसे होता है। हाउ द हेल प्रेशर इज क्रिएटेड। देखिए प्रेशर कैसे क्रिएट होता है। फॉर एग्जाम्पल इस वक्त मैं जिस इस कमरे के अंदर से आपका क्लास ले रहा हूं, इस कमरे के अंदर मॉलिक्यूल्स आर देयर, और वो हवा, हालांकि मुझे चाहे नजर आए चाहे ना आए, लेकिन मॉलिक्यूल्स वहां पर प्रेजेंट हैं। अच्छा देखो, हमें नॉर्मल आंखों से हवा के मॉलिक्यूल्स तो खैर नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन हम महसूस जरूर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहां पर साइड में एक फैन है, तो अगर मैं उस फैन को स्विच ऑन कर देता हूं तो वो फैन से जब हवा निकलेगी, तो अगर मैं फैन के सामने खड़ा हूं तो एयर के मॉलिक्यूल्स मेरे शरीर से आके टकराएंगे, और जब हवा के मॉलिक्यूल्स मेरे शरीर से आके टकराएंगे तो मुझे फील हो जाएगा कि हां भाई यहां पर इस कमरे के अंदर मॉलिक्यूल्स तो प्रेजेंट हैं।
सो फॉर एग्जाम्पल ये जो हवा के मॉलिक्यूल्स हैं इस कमरे के अंदर, वो कॉन्स्टेंटली इस डिजिटल बोर्ड से स्ट्राइक कर रहे हैं, वो कॉन्स्टेंटली मेरे शरीर से स्ट्राइक कर रहे हैं, चाहे मुझे पता चले या ना चले, दे आर कॉन्स्टेंटली स्ट्राइकिंग विद मी। पहले कभी किसी कक्षा में आपको पढ़ाया था मॉलिक्यूल ही मास है, मास ही मॉलिक्यूल है। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? बिल्कुल पढ़ाया था। सो फॉर एग्जाम्पल अगर ये हमारा कोई मॉलिक्यूल है तो इस मॉलिक्यूल में के पास कुछ मास है, इस मॉलिक्यूल के पास कुछ वेलोसिटी है। सो मास है, वेलोसिटी है, तो जब ये मॉलिक्यूल मूव करेगा तो मतलब इस मॉलिक्यूल के पास कुछ मोमेंटम है बच्चे, ठीक है। सो देयरफॉर ये मॉलिक्यूल जब जाके डिजिटल बोर्ड से टकरा रहा है, मेरे शरीर से आके टकरा रहा है, तो इसके टकराने के कारण उस मॉलिक्यूल का मोमेंटम परिवर्तित होगा। देयर विल बी अ चेंज इन मोमेंटम। एंड न्यूटन साहब का सेकंड लॉ कहता है कि जब कहीं भी कहीं पर भी चेंज इन मोमेंटम होगा, क्या जनरेट होगा? फोर्स। न्यूटन का सेकंड लॉ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन अ गिवन डायरेक्शन इज फोर्स। सो मॉलिक्यूल है, मास है, मोमेंटम है, और मॉलिक्यूल जब टकराएगा किसी भी चीज से जाकर, तो वो मॉलिक्यूल किसी भी चीज के ऊपर क्या क्रिएट करेगा? फोर्स क्रिएट करेगा, फोर्स क्रिएट करेगा। एक्सीलेंट स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया, फोर्स क्रिएट करेगा। और वो जो फोर्स क्रिएट करेगा ना, उसी फोर्स पर यूनिट एरिया को क्या कह दिया जाएगा? प्रेशर। ओ माय गॉड, आज सुबह सुबह ही पहले मोमेंट ऑफ इंस्टेंट ऑफ क्लास में ही आपको ये पता चल गया कि मॉलिक्यूल ही मास है और मास ही मॉलिक्यूल है। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। देखो पिछला हमारा डायलॉग था कि मॉलिक्यूल ही मास है, मास ही मॉलिक्यूल है, लेकिन आज डायलॉग चेंज हो चुका है। आज डायलॉग चेंज होकर क्या बन चुका है? मॉलिक्यूल ही प्रेशर है, प्रेशर ही मॉलिक्यूल है। किसी भी जगह पे अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, किसी भी जगह पे अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे तो दबाव भी ज्यादा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। किसी जगह पे अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है तो दबाव भी कम होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे नीचे मान एक टाइल है, देयर इज अ टाइल इज देयर, ओके, मेरे नीचे एक टाइल है, तो मैं अगर अभी ऐसे करके खड़ा हूं तो मेरे शरीर के अंदर जो ढेर सारे मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर कंबाइनिंग टुगेदर टू क्रिएट अ फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड दैट फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द टाइल विल क्रिएट प्रेशर ओवर द टाइल। अब मान लो मैं हट गया, मेरे हटने के बाद यहां पर कोई सूमो रेसलर आके खड़ा हो गया उसी सेम टाइल के ऊपर, तो आप बताओ टाइल के ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? बढ़ जाएगा दोस्त। तो इन्हीं सब छोटी छोटी चीजों से ये साबित हो रहा है मेरे लाल कि मॉलिक्यूल ही प्रेशर है और प्रेशर ही मॉलिक्यूल है, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर। एक ऐसी परिस्थिति जहां पर कोई मॉलिक्यूल प्रेजेंट ना हो, जीरो प्रेशर, एक ऐसी परिस्थिति, वैसे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इसे अचीव करना, लेकिन इसके बारे में भी मैं बताऊंगा, धीरे धीरे मैच्योरिटी गेन करेंगे ना। लेकिन एक ऐसी परिस्थिति जहां पर कोई प्रेशर ना हो, मतलब वहां पर कोई मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा तो प्रेशर तो होगा ही होगा। वंडरफुल। सो आखिरी बार क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल ही प्रेशर है, प्रेशर ही मॉलिक्यूल है। वंडरफुल वंडरफुल। अगली जरूरी बात, प्रेशर किसी भी सरफेस के ऊपर हमेशा कंप्रेसिव नेचर का होता है। सो फॉर एग्जांपल जैसे ये कोई सरफेस है और यहां पर मॉलिक्यूल्स हैं, सो मॉलिक्यूल जो इसके ऊपर प्रेशर लगाएगा, वो हमेशा सरफेस के ऊपर कंप्रेसिव नेचर का होता है। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, शायद आप लोगों का सॉम हो चुका है, जहां तक मुझे पता चला है या मुझे याद है, तुम लोगों का शायद स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो चुका है, लेकिन चाहे सॉम हुआ हो चाहे ना हुआ हो, एक चीज की गारंटी हम लोग ले सकते हैं। हम सभी लोगों ने अपने इंजीनियरिंग में एक डायग्राम पढ़ते थे जिसे हम मोहर्स डायग्राम कहते थे। मोहर्स डायग्राम या मोहर्स सर्कल, कुछ याद है तुम लोगों को? कुछ याद है? वेरी फेमस डायग्राम, मोहर्स डायग्राम और मोहर्स सर्कल। अब देखो,
एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये है कि आप ये बताइए कि मोहर्स डायग्राम पे प्रेशर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्वेश्चन केमिकल इंजीनियरिंग के गेट के पेपर में 1 मार्क्स का आ चुका है, इंजीनियरिंग सर्विसेज के पेपर में 2-3 बार आ चुका है, इंजीनियरिंग सर्विसेज छोड़ो यार, सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स में आ चुका है ये क्वेश्चन कि हाउ टू रिप्रेजेंट प्रेशर ऑन मोहर्स डायग्राम और मोहर्स सर्कल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इधर देखियो कैसे कैसे बनता है मोहर्स डायग्राम। कुछ तो चाहे सॉम हुआ हो चाहे ना हुआ हो, लेकिन यार कुछ तो याद होगा, इंजीनियरिंग से पढ़े हो आप लोग। इधर देखिए, सो फॉर एग्जांपल मोहर्स डायग्राम ऐसे बनता है बेटा। इस वाले एक्सिस पे हम लोग शियर स्ट्रेस दिखाते हैं और इस वाले एक्सिस पे नॉर्मल स्ट्रेस दिखाते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस को सिग्मा सिंबल से दिखाया जाता है और शियर स्ट्रेस को टाउ सिंबल से दिखाया जाता है। नाउ दिस इज नोन एज पॉजिटिव नॉर्मल स्ट्रेस, दिस एक्सिस इज पॉजिटिव नॉर्मल स्ट्रेस, जिसे हम आम साधारण भाषा में टेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंशन कहते हैं। एंड दिस इज नोन एज नेगेटिव नॉर्मल स्ट्रेस, और इसे आम साधारण भाषा में कंप्रेशन कहते हैं। इसे हम लोग आम साधारण भाषा में कंप्रेशन कहते हैं। चलो अब देखते हैं कि प्रेशर को इस डायग्राम पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। लुक हियर माय डियर स्टूडेंट्स, देखो प्रेशर एक नॉर्मल फोर्स है कि शियर फोर्स है? नॉर्मल फोर्स है। देखो नॉर्मल फोर्स है, सो प्रेशर अगर एक नॉर्मल फोर्स है तो शियर का वैल्यू तो 0 होगा, शियर का वैल्यू तो 0 होगा। अब नॉर्मल फोर्स में भी पॉजिटिव नॉर्मल फोर्स के कंप्रेसिव है, कंप्रेसिव है। अभी तो बताया था, किसी भी सरफेस के ऊपर जो प्रेशर लग रहा, अबे प्रेशर की बात तो किसी सरफेस पे ही होगी ना, तो जो प्रेशर लग रहा होगा वो प्रेशर कंप्रेसिव नेचर का होगा। ओ माय गॉड, दिस प्रूव्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट प्रेशर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉइंट, pressure is represented by a point on Mohr's diagram or Mohr's circle. Very good. So pressure is represented by a point on Mohr's diagram. This is a very very important objective question. Point on Mohr's diagram. It is represented by a point on Mohr's diagram. वो भी पॉजिटिव नॉर्मल एक्सिस पे नहीं, नेगेटिव नॉर्मल एक्सिस की तरफ। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉइंट ऑन Mohr's डायग्राम। देखिए आज हम लोग पहली बार प्रेशर पढ़ रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, मतलब प्रेशर की जर्नी को शुरू कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया जर्नी को। तो बेटा जी बात यह है कि आज पहली ही कक्षा में पहले ही समय में आपको यूनिट्स बता देता हूं ताकि आगे चल के आपको तकलीफ ही ना हो। और यूनिट्स आर लाइफलाइन टू अ मैकेनिकल सिविल इंजीनियर। प्लीज कंसंट्रेट ऑन बोर्ड। सो लेट मी राइट वेरियस यूनिट्स ऑफ प्रेशर मेजरमेंट ताकि आप लोगों को आगे चल के न्यूमेरिकल्स वगैरह में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। देखो सबसे पहला यूनिट तो सबसे फेमस यूनिट है फ्लूइड में इसका प्रेशर का। क्या होता है? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सबसे फेमस यूनिट, एंड उसी को पास्कल भी कहा जाता है। दूसरा सबसे फेमस यूनिट 1 बार। 1 बार। नाउ बार इज अ वेरी वेरी फेमस यूनिट। ये किसके नाम पे रखा बेटा? एक डिवाइस होता है, उस डिवाइस का नाम होता है बैरोमीटर। उस डिवाइस का नाम होता है बैरोमीटर। कभी सुने हो अपनी जिंदगी में बैरोमीटर? बड़ा ही फेमस डिवाइस है। जरा कमेंट बॉक्स में देखता हूं तुम लोग जिंदा भी हो कि नहीं। जरा कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ बैरोमीटर किस काम आता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ बैरोमीटर किस काम आता है। बैरोमीटर इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर. So it was a device which is used to measure the atmospheric pressure, and it was invented by a very famous Italian scientist Torricelli साहब. Very famous Italian scientist Torricelli साहब. प्रेशर मेजरमेंट की दुनिया में 2 साइंटिस्ट ऐसे रहे हैं जिनका योगदान बहुत ही ज्यादा है। एक है पास्कल और एक है टॉरिसेली साहब।
बल्कि अभी थोड़ी देर में जो हम हाइड्रोस्टैटिक लॉ पढ़ने वाले हैं वो इन्हीं की देन है, टॉरिसेली साहब की ही देन है। आइए, सो 1 बार ये एक बड़ा यूनिट होता है प्रेशर का, एंड 1 बार इज इक्वल टू 1 into 10 to the power 5 पास्कल, और इन अदर लैंग्वेज यू कैन से 100 किलो पास्कल। हाउ टू कन्वर्ट एनीथिंग विच इज इन पास्कल टू किलो पास्कल डिवाइडेड बाय 1000, एंड इसको वापस से करें तो दिस इज गोइंग टू बी 0.1 मेगा पास्कल्स, 0.1 मेगा पास्कल्स। एक्सेलेंट बच्चों, आजकल ना कुछ और तरह के यूनिट्स फेमस हो रहे हैं। सुनो सुनो, ये बहुत जरूरी है बेटा, इतनी पढ़ाई का क्या ही फायदा अगर तुम न्यूमेरिकल में ठीक यूनिट में ही आंसर ना दे पाओ। एंड एग्जामिनर इस बात को जानता है कि लड़का सब कुछ ठीक कर देगा, लड़के को फॉर्मूले पता है, सब चीज पता है, कैलकुलेशन पता है, लेकिन ना यूनिट की गड़बड़ी करते हैं बहुत बच्चे, शीघ्र अतिशीघ्र मौत के घाट उतरेंगे। कृपया करके बोर्ड पे देखें, आजकल बहुत चीजें फेमस हो रही हैं यार, क्योंकि क्या है ना, उसे थोड़ा अलग पूछना है पेपर के अंदर, तो इसीलिए वो दूसरे तरह की चीजों में फंस गया है आजकल एग्जामिनर। इधर देखिए, पेपर में लिखता है 1 मिली बार, क्या शब्द यूज करेगा? 1 मिली बार। याद रखिएगा, आज के बाद से केवल बार के आगे नहीं, किसी भी चीज के आगे अगर मिली लिखा है, अगर मिली लिखा है तो मिली को बार में चेंज करने के लिए 10 to the power -3 बार, 10 to the power -3 बार। So millibar will get converted to bar. Are we clear? Yes. आजकल एक और यूनिट बड़ा फेमस है, सेंटी स्टोक्स, ऐसे करके लिखता है, सेंटी स्टोक्स, सेंटी स्टोक्स। तो बेटा सेंटी शब्द देख के सेंटी नहीं होना है, सेंटी शब्द देख के सेंटी नहीं होना है। जहां कहीं भी आज के बाद किसी भी यूनिट में गेट के, देखो ये बार बार मेरे मुंह से गेट का पेपर क्यों निकल रहा है, क्योंकि ये गेट के पेपर में ही ज्यादातर घिनौनी चालें रची जाती हैं। ईएस के पेपर में इतना ज्यादा नहीं होता है, लेकिन गेट के पेपर में ना क्वेश्चन देगा किसी और यूनिट में, आंसर देगा किसी और यूनिट में, तो ये सब घिनौनी साजिशें हैं, वो लोग लगाते हैं। सो सेंटी को स्टैंडर्ड में चेंज करने के लिए 10 to the power -2 स्टोक्स, है ना, और स्टोक्स को स्टैंडर्ड में चेंज करना तो आपको आता है। सो आज के बाद से किसी भी चीज के आगे मिली दिख जाए तो 10 to the power -3, सेंटी दिख जाए तो 10 to the power -2 से मल्टीप्लाई करना है। नंबर 3, कृपया करके बोर्ड की तरफ देखें, तीसरा इंपॉर्टेंट यूनिट, तीसरा इंपॉर्टेंट यूनिट, तीसरा इंपॉर्टेंट यूनिट, दिस इज नोन एज 1 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इट इज 1 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सवाल ये उठता है, सर kgf को न्यूटन में कैसे चेंज करेंगे? 1 kgf को न्यूटन में कैसे चेंज करेंगे? वेरी सिंपल, 1 किलोग्राम। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? 1 किलोग्राम का मास कितना फोर्स प्रोड्यूस करेगा? 1 किलोग्राम का मास कितना फोर्स प्रोड्यूस करेगा? तो 1 किलोग्राम का मास कितना फोर्स प्रोड्यूस करेगा, मल्टीप्लाइड विद 9.81, तो आपका न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो 1 kgf को अगर न्यूटन में चेंज करना है तो ये हो जाएगा 1 into 9.81, 1 into 9.81, और kgf विल गेट कन्वर्टेड टू न्यूटन डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो 10 to the power -4, एंड दिस विल गेट कन्वर्टेड टू मीटर स्क्वायर। सो व्हाट इज द कन्वर्जन फैक्टर बच्चों? द कन्वर्जन फैक्टर इज गोइंग टू बी 1 into 9.81 into 10 to the power 4 पास्कल, into 10 to the power 4 पास्कल। एक्सलेंट बच्चों, मजा आ गया। कल को मान लो आपको गेट के पेपर में 1 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह 2 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर दे दे, तो कैसे बदलोगे? 2 into 9.81 into 10 to the power 4 पास्कल। वेरी गुड। नंबर 4, नंबर 4, ब्रिटिश यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर। ब्रिटिश, इनमें भी तो बड़ी चुल है ना भाई, अमरीकी अलग चल रहे हैं, ब्रिटिश अलग चल रहे हैं, जिंदगी किसकी बर्बाद कर रखी है? बच्चों की, बेचारों की। चलो कोई बात नहीं, जो भी है भाई, करना तो है, क्या कर सकते हैं। सो देयरफॉर द ब्रिटिश यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर, इसको प्रेम से PSI भी बुलाया जाता है। इसको प्रेम से क्या बुलाया जाता है? PSI, पाउंड पर स्क्वायर इंच कहा जाता है। मैं अभी बताता हूं। सो दिस इज नोन एज 1
lbf per inch square. This is the British unit of measuring pressure. 1 lbf per inch square. 1 lbf per inch square. देखो आपको देखने में लग रहा होगा कि सर ये वाला तो यूनिट हमने कभी पढ़ा ही नहीं, लेकिन तुम्हें पता है जनरल तुम्हारी डे टू डे लाइफ में सबसे ज्यादा तुम्हें यही नजर आता है। किसी भी पेट्रोल पंप पे हवा भरवाने जाना, किसी भी पेट्रोल पंप पे हवा भरवाने जाना, तुम्हें मैक्सिमम जगह पर वो जो ट्यूब के अंदर हवा डालेगा ना, तुम्हें वो प्रेशर पीएसआई में मिलेगा। और इस एलबीएफ पर इंच स्क्वायर को ही प्रेम से पीएसआई बुलाया जाता है। पीएसआई की क्या फुल फॉर्म होती है? पीएसआई की फुल फॉर्म होती है पाउंड पर स्क्वायर इंच। पाउंड पर स्क्वायर इंच। पाउंड पर स्क्वायर इंच। एक्सेलेंट बच्चों। सो 1 एलबीएफ पर इंच स्क्वायर। तो बेटा इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो सबसे पहले तो एलबीएफ को केजीएफ में चेंज करेंगे। कॉलर गोल्ड फील्ड्स नहीं भाई। 1 एलबीएफ को केजीएफ में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे बेटा केजीएफ में? 0.0453 इज द कन्वर्जन फैक्टर। अनफॉर्चुनेटली आपको याद करना पड़ेगा, कोई और चॉइस नहीं है। सो अगर आप 1 को 0.453 से मल्टीप्लाई करोगे तो एलबीएफ कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? केजीएफ में। केजीएफ में डिवाइडेड बाय इंच स्क्वायर। इंच को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 2.54 का स्क्वायर। सो सेंटीमीटर देखो, अबे इंच को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए इंजीनियर होने की जरूरत थोड़ी ना। ए प्रभु मैं क्या करूं इन बच्चों का। कोई सड़क चलते लेमैन लेबर से भी पूछ लोगे ना, वो तुमसे ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज रखता है। ये सच्चाई है, वो तुमसे बहुत कई गुना ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज रखता है। तुम तो 9 सीखिए हो। सो इंच को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 2.54 का फैक्टर, बट लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर, और इंच स्क्वायर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? सेंटीमीटर स्क्वायर में। अभी केजीएफ पर सेंटीमीटर स्क्वायर को कैसे कन्वर्ट करते हैं? 0.453 इंटू 9.81 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू 10 टू द पावर 4। जस्ट अ मिनट, इसको इधर खिसका देते हैं, इसको ऊपर की तरफ खिसका देते हैं थोड़ा बोर्ड पे, क्योंकि एक ही जगह पे आ जाएंगी ना फिर सारी चीजें। इधर खिसका देते हैं इसको। वंडरफुल। ओके, सो देयरफॉर लुक हियर, सो इट इज 9.81 इंटू 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 2.54 का स्क्वायर। 2.54 का स्क्वायर। बेटा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पास्कल में। इट विल गेट कन्वर्टेड टू पास्कल। इट विल गेट कन्वर्टेड टू पास्कल। वंडरफुल। एक और यूनिट प्रेशर का विच वॉज ए, देखो अभी अभी मैंने आपको बताया टॉरिसेली साहब वॉज वन ऑफ द मोस्ट फेमस साइंटिस्ट इन दिस कैटेगरी। He was one of the most famous scientists in this category. तो उनके नाम को इज्जत देने के लिए, एक भावार्थ देने के लिए, ग्रेटिट्यूड देने के लिए हमने एक यूनिट का जो नाम है वो उनके नाम पे रख दिया, विच इज 1 टॉर। कभी सुना है आपने 1 टॉर? 1 टॉर क्या होता है? 1 टॉर इज इक्वल टू 1 mm ऑफ Hg। 1 mm ऑफ Hg। एंड आई थिंक आप लोग जानते होंगे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg, एंड 760 mm ऑफ Hg कैन बी रिटन एज 760 टॉर। is written as 760 torr, is written as 760 torr. Wonderful. मजा आ गया। सो लास्ट टाइम बहुत, ये सब आपके पेपर में अभी न्यूमेरिकल्स वगैरह जो हम सॉल्व करेंगे सब में ये बहुत ज्यादा काम आने वाली चीजें हैं। तो चलो मैं समराइज कर देता हूं। बॉटम लाइन मत भूलें, प्रेशर कुछ भी नहीं है, प्रेशर मॉलिक्यूल्स ही है। अगर मॉलिक्यूल्स होंगे किसी भी सरफेस पे, अगर मॉलिक्यूल्स हैं उसके ऊपर प्रेजेंट, फिर चाहे वो टकरा रहे हों, रखे हों, चाहे कुछ भी हो, अगर कोई भी सरफेस मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में है 101% वो मॉलिक्यूल्स उसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे ही लगाएंगे। एंड बोलिए मेरे साथ, मॉलिक्यूल ही प्रेशर है, प्रेशर ही मॉलिक्यूल है। एक्सेलेंट बच्चों, एक्सेलेंट, वंडरफुल। Tell me in the comment box, have you understood something till here?
Tell me in the comment box, have you understood something till here? Very good. वेरी गुड. चलिए थोड़ा नोट्स कंप्लीट कर लीजिए, थोड़ा नोट्स कंप्लीट कर लीजिए. कम टू पेज नंबर 37 ऑफ योर प्रिंट आउट. कम टू पेज नंबर 37 ऑफ योर प्रिंट आउट. पेज नंबर 37 पे क्या आपको टॉप पे खाली जगह नजर आ रही है? चलो लिखना शुरू करो, पॉइंट वाइज लिखना शुरू करो. राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट. Write down first point. Very good. Write down first point. Write down first point. Yes, understood. All clear. Okay. Write down first point. Pressure is basically created due to striking of molecules. Pressure is basically created due to striking of molecules. Pressure is basically created due to striking of molecules. Full stop. Due to striking, there is a change in momentum. Due to striking, there is a change in momentum. And from Newton's second law, this change in momentum will produce force. And from Newton's second law, this change in momentum will produce force which will create pressure. Nice. Write down next point. Mathematically, pressure is represented by normal force per unit area. Mathematically, pressure is represented by normal force per unit area. And its SI unit is Pascal. Write down next point. Write down. Pressure is represented by a pressure. इसको डबल स्टार मार्क करके लिखिए, हो सके तो रेड पेन से लिखिए. इंपॉर्टेंट पॉइंट है. रेड पेन किसी के पास ना हो तो चीरा मार के खून से लिखिए. इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है. लिखिए, मजाक कर रहा हूं भाई. लिखिए. प्रेशर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉइंट ऑन मोहर्स डायग्राम. Pressure is represented by a point on Mohr's diagram. Write down next point. Write down next point. Pressure is always compressive in nature. Pressure is always compressive in nature. सुनो बेटा, अब अपने प्रिंट आउट में वहीं कहीं साइड में उसी पेज पे, पेज नंबर 37 पे एक तो ये डायग्राम बना लो. जल्दी से मेक इट फास्ट. कम ऑन. टेक दिस, बटोर लो, ले जाओ, लूट लो.
लूट लो। Very good. So surface tension is created due to unbalanced cohesive forces. Surface tension can also be defined as the energy required per unit change in surface area, जिसका यूनिट जूल पर मीटर स्क्वायर भी आप लिख सकते हो। असलियत में तो न्यूटन पर मीटर होता है। न्यूटन पर मीटर इज द SI यूनिट ऑफ प्रेशर, इज द SI यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन, न्यूटन पर मीटर। डन बेटा, ये दोनों लिख लिए, ये दोनों बना लिए होंगे, छोटे छोटे से थे। उसके नीचे देखो क्या पहले से आपके उसमें सर ने, देखो बहुत सारा काम तो टीचर ने खुद कर रखा है, तो तुम्हारा फोकस केवल पढ़ाई पे होना चाहिए, मतलब समझने पे होना चाहिए। पढ़ाई केवल केवल और केवल समझने का नाम है, डाइजेशन का नाम है। तुम चाहे कितना भी 8-8 घंटे की क्लास क्यों ना कर लो, 10 घंटे की क्लास क्यों ना कर लो, लेकिन सच्चाई ये है कि वो 10 घंटे की पढ़ाई को पचाने का समय भी तो चाहिए ना अपने को। अपने सबकॉन्शियस माइंड में चीजें सेट होनी चाहिए, वही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए टीचर ने ये सब लिखने विखने का काम ऑलरेडी कर रखा है, ताकि आपका ध्यान और फोकस किस पे रहे, समझने पे ज्यादा रहे, एब्जॉर्प्शन पे ज्यादा रहे। और टॉपर्स की असलियत में क्वालिटी भी यही होती है, उनका ना समझने पे फोकस बहुत ज्यादा रहता है। तो आप देखो टेबल बना हुआ है पूरा का पूरा, ठीक है। टेबल में बस 2 चीजें मिसिंग है, सब कुछ लिखा हुआ है, सिर्फ 2 चीजें मिसिंग है। एक तो ये मिली बार और सेंटीस्टोक, और अगर ये बैरोमीटर ये सब भी लिखना है नॉलेज के लिए, क्यूरियोसिटी, मतलब कभी किसी ऐसे ही चलते फिरते कोई पूछ ले तो कम से कम ये तो पता होना चाहिए ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर कौन मेजर करता है। इट इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस नोन एज बैरोमीटर व्हिच वाज इन्वेंटेड बाय टॉरिसली। तो ऐसा करो, ये लिख लो, बस ये लिख लो अपने प्रिंट आउट में पेज नंबर 37 पे, बाकी सब लिखा हुआ है। शुभम लिख सकते हो ना, फॉर्मूला लिखने में क्या है, लिख लो, फॉर्मूला लिख लीजिए। फॉर्मूला लिखने में क्या है, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, लिख लो, कोई तकलीफ नहीं है। मैं आप लोगों को एक नॉर्मल साधारण क्लासरूम वाली जो है उस पेस पे पढ़ा रहा हूं, रफ्तार पे पढ़ा रहा हूं। अगर फिर भी किसी का कुछ छूट जाए बेटा, तो फिर रिकॉर्डेड लेक्चर से आप उन स्टेटमेंट्स या जो भी चीजें हैं उनको कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब जो शुरू होने वाला है बेटा, अगर आपने अगले आधे घंटे ये सब चीजें नहीं समझी तो लिटरली बहुत बड़ा कांड हो जाएगा। ये पूरा चैप्टर ही मतलब आप बहुत तबाही की तरफ चला जाएगा। तो अगला टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मिली को चेंज करने के लिए 10⁻³ सेंटी को चेंज करने के लिए 10⁻²। आ जाओ, शुरू कर रहे हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज what are the various types of pressure? What are the various types of pressure? इधर देख, look here, जाग जा, पहले तो जाग जा। आज सुबह 8 बजे क्या बुला लिया, आधे लोग सो रहे हैं ससुरे। जाग जा, arise, awake and stop not till the goal is reached. स्वामी विवेकानंद, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक आपका लक्ष्य अचीव ना हो जाए। कुछ मूर्ख बच्चे स्टेटमेंट को ठीक से समझ ही नहीं पाते हैं। यहां पर जागने का मतलब वैसी वाला जागना नहीं कि सोकर उठकर जागना। यहां पर जागने का मतलब जागृत इंसान बनने से। जागृत इंसान इज समवन विच इज समझदार, समझदारी डेवलप होने से है। कभी करेंगे इसके बारे में बात, बल्कि ऐसा कर, आज ना क्लास के लास्ट में थोड़ा 5 मिनट इस पे चर्चा करूंगा मैं जरा, क्योंकि गाइड करना भी तो मेरा ही काम है ना कि किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। परंतु फिलहाल इधर देखिए, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ प्रेशर। देखिए, सबसे पहले तरह का प्रेशर कहलाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, शोन बाय द सिंबल PATM।
atmospheric pressure shown by the symbol P ATM, shown by the symbol P ATM. हर्षित मीना जी केवल आप ही को तकलीफ है, बाकी किसी को कोई तकलीफ नहीं है। इस बैच में 350 प्लस स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और हर्षित मीना जी केवल आप ही को तकलीफ है। आप ही अपना समय बर्बाद कर रहे हैं बार बार मैसेज करके, तो कृपया करके पढ़ने पे ध्यान दें। हर्षित मीना जी, अगर तकलीफ होती तो सबके साथ ही होती ना, केवल आप ही को इतनी तकलीफ क्या हो रही है? दिस मीन समथिंग इज रॉन्ग एट योर एंड। हमारी तरफ से चीजें फाइन है बिकॉज सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, 350 प्लस बच्चे हैं इस बैच के अंदर। तो आप एक बारी समझने की कोशिश करो, सिर्फ आप ही अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो बेफालतू में। पढ़ने पे ध्यान रखो हर्षित। PATM, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बच्चों इधर ध्यान दो, ऑनलाइन माध्यम है ना, ये सब चलता रहेगा, इधर ध्यान दो। हमारे आसपास जो हवा है वो हवा हम लोगों पे एक दबाव, भाई हवा के अंदर भी तो मॉलिक्यूल्स है ना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अदर गैसेस। सो हमारे आसपास की जो हवा है वो हमारे आसपास की हवा भी हम लोगों के ऊपर एक दबाव लगा रही है, और वो जो हवा हम लोगों के ऊपर दबाव लगा रही है उसको हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। तो हमारे आसपास का एनवायरमेंटल मास जो हम लोगों पे प्रेशर लगाता है उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है, विच इज अगेन मेजर्ड बाय अ वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइस नोन एज बैरोमीटर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है वो आपके प्रिंट आउट में लिखा हुआ है पेज नंबर 38 पे, तो चिंता मत करो। लेकिन ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जिसको हम बैरोमीटर से नापते हैं, भाई इसकी वैल्यू कितनी होती है? ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू जो है दिस इज अ स्टैंडर्ड रेफरेंस वैल्यू, एंड ये आपको हर ऑलमोस्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग के थर्मल सेक्शन के बड़े सारे सब्जेक्टों में ये काम आएगी ये चीज। तो शायद आप लोग जानते भी होंगे पहले से, मुझे पता है आप लोग जानते ही हो, आप लोग लेजेंड्स हो यार। हर बच्चा जानता है पहले से कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की स्टैंडर्ड रेफरेंस वैल्यू क्या होती है। इट इज 1.01325 बार। याद है कुछ? थर्मो में भी यूज किए न्यूमेरिकल के अंदर। दैट इज 101.325 किलो पास्कल, which is also equal to इधर देखिए बच्चों 760 mm of Hg, which is also equal to 10.3 meter of water column. 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 Wonderful. Look here. 10.3 meter of water column. Okay. अब देख, बच्चा मुझको बोल, अबे ये स्टैंडर्ड, ये ना तूने डिसाइड करी है ना मैंने डिसाइड करी है, ये साइंटिस्ट लोगों ने एक स्टैंडर्ड रेफरेंस डिसाइड कर रखा है। सो दिस इज सम रेफरेंस प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दिस इज द स्टैंडर्ड रेफरेंस प्रेशर। अभी मैं इसके बारे में भी बताऊंगा कि भाई ये स्टैंडर्ड रेफरेंस और मतलब बाकियों में क्या अंतर होता है। सो दिस इज सम स्टैंडर्ड रेफरेंस प्रेशर। वेरी गुड, लुक हियर। सो अगर ये अपना स्टैंडर्ड रेफरेंस प्रेशर है तो बच्चा देखो, ये तो स्टैंडर्ड रेफरेंस वाली चीजें हमेशा हमें याद करनी होती है, तो ये तो याद करना पड़ेगा। लेकिन बच्चा बोलता है सर चलो ये तो ठीक है, ये तो हमने बैरोमीटर से नापा होगा सर, कुछ हमें समझ में आ रहा है, ठीक है, लेकिन सर how this bar pressure is equal to 760 mm of Hg? सर ये 760 mm of Hg के कैसे बराबर है? मतलब आप एक सर्टेन प्रेशर को किसी एक लिक्विड के हाइट के फॉर्म में लिख रहे हो? सर ये क्या है? प्रेशर को आप एक किसी लिक्विड के हाइट के फॉर्म में कैसे लिख सकते हो सर? सर ये तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आया। और सर 10.3 मीटर ऑफ वाटर कॉलम, मतलब फिर से आपने किसी और फ्लूइड के हाइट के फॉर्म में लिख दिया। तो बच्चे का यहां पर जेन्युइन डाउट है, बच्चा ये बोलेगा सर प्रेशर को आप किसी लिक्विड के हाइट के फॉर्म में कैसे लिख रहे हो सर? सर ये समझ में नहीं आया। धैर्य रखिए, मात्र आधे घंटे इसी क्लास में रुको,
ऐसा तबाही मचाएंगे आज की क्लास में कि एक एक बच्चे को समझ में आएगा कि प्रेशर को हेड के फॉर्म में कैसे, हाइट नहीं बोलते ना फ्लूइड मैकेनिक्स में, फ्लूइड मैकेनिक्स में या तो हेड बोलते हैं या तो कॉलम बोलते हैं, उस फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। लेकिन दोस्तों कुछ भी करो ये याद करना पड़ेगा, इसको हल्के में मत लेना बेटा इन वैल्यूज को। ये छोटे छोटे पीएसयूज में अभी एचपीसीएल का पेपर है ना, आ जाएगा, यही सब क्वेश्चंस तो आते हैं और क्या आते हैं। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू ABCD ऑप्शन रहेगा, यू हैव टू टिक द करेक्ट ऑप्शन। बट यहां पर चीजें दिखने में आसान है लेकिन है कठिन। कैसे भाई, यूनिट्स पे ध्यान देना। 760 mm ऑफ Hg है एंड 10.3 मीटर ऑफ वाटर कॉलम है, 10.3 मीटर वाटर कॉलम है, ठीक है। लुक हियर ऑन द बोर्ड। नेक्स्ट number 2 second type of pressure, second type of pressure. My dear students, the second type of pressure is known as gauge pressure, is known as gauge pressure, shown by the symbol P, gauge, shown by the symbol P, gauge. Excellent बच्चों। बेटा ये गेज प्रेशर क्या होता है ये मैं अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा, पहले नोट्स कंप्लीट कर लेते हैं अपने सारे। देखिए, धरती के वो सारे प्रेशर जिसमें आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रेफरेंस मान के मेजर करते हो इज नोन एज गेज प्रेशर। धरती के वो सारे प्रेशर जिसमें आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रेफरेंस मान के मेजर करते हो इज नोन एज गेज प्रेशर। तो अगर आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रेफरेंस मान के कुछ भी मेजर किया है, इसका मतलब आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 0 माना है। तो धरती के वो सारे प्रेशर जिनमें आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 0 मान के सॉल्व करते हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कुछ वैल्यू है, कुछ वैल्यू है। अगर तुम इसको 0 मान के किसी चीज को मेजर कर रहे हो, देन दैट प्रेशर विल बी कॉल्ड एज गेज प्रेशर। तो बेटा ये वाला पॉइंट आपके प्रिंट आउट में लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन प्रिंट आउट में 2 पॉइंट की खाली जगह है। देखो पेज नंबर 38 पे आपके प्रिंट आउट में 2 पॉइंट की खाली जगह है, ठीक है। तो लिखिए, नोट करिए, आपके प्रिंट आउट में 2 पॉइंट की खाली जगह है, उसमें लिखिए पहला पॉइंट लिखिए, राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट इन योर प्रिंट आउट, राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट इन योर प्रिंट आउट। गेज प्रेशर के अंदर बेटा, गेज प्रेशर के अंदर लिखिए, राइट डाउन, gauge pressures can be positive or negative. Very important point, इस पे डबल स्टार मार्क कर दीजिएगा। gauge pressures can be वीडियो रुक गई। थोड़ी देर के लिए शायद स्क्रीन ब्लैकआउट हुआ था, थोड़ी देर के लिए शायद स्क्रीन ब्लैकआउट हुआ था। चिंता मत करो, कुछ मिस नहीं हुआ है। थोड़ी देर के लिए स्क्रीन ब्लैकआउट हुआ था, चिंता मत करो, कुछ मिस नहीं हुआ है। कुछ देर पहले थोड़ी देर के लिए स्क्रीन ब्लैकआउट हुआ था, कुछ सेकंड्स के लिए, तो घबराया मत करो, वो हो जाता है कभी कभार। हाँ, मैं रिपीट कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ मिस नहीं हुआ है आपका, मैंने ऐसा कुछ पढ़ाया नहीं है। इधर देखिए सब लोग, लुक हियर ऑन द बोर्ड, लुक हियर ऑन द बोर्ड। गेज प्रेशर, गेज प्रेशर मैं रिपीट कर देता हूं, धरती के वो सारे प्रेशर
जिनको आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रेफरेंस मान के मेजर करते हो आर नोन एज गेज प्रेशर। या फिर दूसरी भाषा में आप कह सकते हो कि भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रेफरेंस मान के मेजर कर रहे हो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल बी टेकन एज जीरो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल बी टेकन एज जीरो। वंडरफुल। सो अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रेफरेंस मान के किसी भी चीज को मेजर करते हो उस प्रेशर को गेज प्रेशर कहा जाता है। इसको मैं और अच्छे से अभी एक्सप्लेन करूंगा, चिंता मत कीजिए, लेकिन पहले नोट्स कंप्लीट करिए। सो पेज नंबर 38 पे क्या आपको गेज प्रेशर नजर आ रहा है? उसमें 2 पॉइंट की खाली जगह है। लिखिए फर्स्ट पॉइंट में रेड पेन से, लिखिए फर्स्ट पॉइंट में रेड पेन से, राइट डाउन, गेज प्रेशर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। Gauge pressure can be positive or negative. 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 Okay, very good. सुनो भाई, फिर से ब्लैक हो गया। बेटा बीच में फिर से थोड़ी देर के लिए कुछ ब्लैकआउट हुआ था। आई नो इट इज क्रिएटिंग सम प्रॉब्लम, यस इट इज ब्रेकिंग द रिदम ऑफ द स्टूडेंट्स, आई कैन अंडरस्टैंड दैट बेटा, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। रुको, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मैं आपको ब्रेक दे रहा हूं 15 मिनट का, मैं आपको ब्रेक दे रहा हूं 15 मिनट का, क्योंकि आई एम गिविंग यू अ 15 मिनट्स ब्रेक। मैं आपको 15 मिनट का एक ब्रेक दे रहा हूं। आई विल टेक सम डिसीजन, आई विल टेक सम डिसीजन बिकॉज लेट अस चेक। अभी तो ठीक है, लेकिन रुक रहा है ना, बार बार रुक रहा है। I will take some decision. I'm extremely sorry. I apologize on behalf of Made-Easy. I apologize. I'm extremely sorry. एक मिनट मेरी बात सुनो, टेक्निकल है बेटा, we are looking into it to rectify all the things. I know कि बीच में ऐसे ब्रेक होता है तो एक रिदम ब्रेक होता है एक स्टूडेंट का पढ़ने का, इवन मेरा भी एक रिदम ब्रेक होता है।
मैं आपको 15 मिनट का एक ब्रेक दे रहा हूं, ठीक है? हम लोग 15 मिनट बाद मिलेंगे। हम लोग 15 मिनट बाद मिलेंगे। हम लोग 9:15 पे मिल रहे हैं, 9:15 AM पे मिल रहे हैं, ठीक है? हम लोग 9:15 AM पे मिल रहे हैं, 9:15 AM पे मिल रहे हैं, ओके?